हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड के होम साइंस के चैप्टर यानी गृह विज्ञान का चैप्टर जो है 6 पोषण स्तर यानी न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें आपने पढ़ा है पीछे कि संतुलित आहार क्या होती है। लेकिन अगर हमसे पोषण स्तर अगर सही नहीं हुआ तो कहते हैं कि यहाँ तक कि इवन व्यक्ति की जान तक भी चली जाती है अगर पोषण स्तर सही ना हो तो इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि दूसरा चैप्टर आपने देखा है। तो इसको आप मिस मत कीजिए। इसमें बहुत कुछ जानने को हमारे लिए है कि पोषण स्तर में हम बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, चाहे फूड वेव हो, ठीक है, फूड चैन हो, जो भी हो, आहार श्रृंखला जो भी हो, सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। हम जानते हैं कि शरीर की वृद्धि के लिए भोजन बहुत ही जरूरी है। जो भोजन आप खाते हैं वह पाचन के बाद शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा अंतर्ग्रहण किया जाता है। आहार पोषक तत्व प्रदान भी करता है। ये पोषक तत्व शरीर के द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं, जिसे हम विभिन्न विशिष्ट कार्य का संपादन भी करते हैं। कहते हैं अगर ये पोषक तत्व न रहे तो हम शायद कार्य करने में सक्षम भी न हो पाए। कहते हैं आपने संतुलित आहार के विषय में पढ़ा ही है, जाना भी है और याद भी किया है। यह सामान्य वृद्धि, विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य को जो है जीवन पर्याप्त बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आपका आहार संतुलित जीवन यापन बनाए रखने के लिए जो है मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करता है, चाहे वह आवश्यकता से कम अथवा अधिक क्यों न हो, शरीर में पोषक तत्व के असंतुलित हो जाता है। यह स्थिति विभिन्न रोगों के लिए भी जिम्मेदार होता है तथा कम वृद्धि का रुक जाना, यहाँ तक कि कभी कभी यह मृत्यु का कारण भी बन सकती है। मैंने कई बार बताया है आपको कि जो अगर हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं या किसी प्रकार के तत्व हमारे बॉडी में कम जाता है तो इससे हम जो है बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने के बाद आपको पता है कई व्यक्ति तो जो है मौत के मुँह में भी चले जाते हैं। तो इसलिए जो है आहार योजना, पोषण स्तर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहती है जिसको आपको समझना और जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ये चैप्टर देखिए दोस्तों अभी तो आपके समक्ष वीडियो के फॉर्म में है और इसको समझना आपके लिए बहुत ही आसान बन गया है। तो इसको इग्नोर नहीं कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए।
कहते हैं कि संतुलित पोषण के कारण विभिन्न प्रकार के सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं से बच्चे जो है गर्भवती महिलाएं और दूरसंबंधित महिलाएं पीड़ित होती है। हमारे देश में विभिन्न पोषण योजनाएं संचालित की जा रही है जिससे इस समस्या का सुलझाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, लेकिन कहते हैं ना कि सरकार को करने से क्या होता है, जब तक आप अपने जीवन में पोषण सत्र के महत्व को नहीं समझिएगा, सरकार के द्वारा किया गया कदम या सरकार द्वारा किया गया प्रयास सब विफल हो जाता है। सरकार क्या करेगी? क्या आपके घर तक वो ज़बरदस्ती या जबरन आपको उससे करवाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्वयं ही समझना पड़ेगा और समझने की आवश्यकता पड़ेगी कि जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, दूरसंबंधित महिलाएं हैं, उनको किस प्रकार के पोषण देने की आवश्यकता है और ऐसे व्यक्तियों के लिए पोषण की जो है सही मात्रा देना आपका कर्तव्य बन जाता है। तो सरकार ने जितना भी कार्यक्रम बनाया हो, कहते हैं कार्यक्रम तो सरकार के सिर्फ कागजों में होती है, लेकिन ये आपके ज़िंदगी में होना चाहिए और इससे क्या होता है, आपके परिवार और प्रियजन हमेशा ही खुश रहते हैं और बीमारी से बचे हुए रहते हैं। कहते हैं आगे जो हम पढ़ेंगे पोषण सत्र के विषय में, इसमें निर्धारित करने के तरीके के विषय में जानकारी पाएंगे और आप विभिन्न प्रकार के पोषण सत्र संबंधी बीमारी व उनके उन्मूलन और निराकरण संबंधी कार्य एवं योजनाओं का अध्ययन भी हम इसमें करेंगे, जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जब तक बच्चे स्वास्थ्यपूर्ण नहीं रहेंगे, ठीक है, जब तक बच्चे के जो मानसिक संतुलित सही नहीं रहेगा, तो वो देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चाहे देश के लिए क्या, अपने परिवार के लिए भी कुछ भी करने लायक वो नहीं रह जाते हैं। इसलिए स्वस्थ रहना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, तभी जाके जो है हमारा देश स्वस्थ बनेगा। कोई मंत्री के कहने से या कोई संतरी के कहने से हमारा देश स्वस्थ नहीं बन सकता। जब तक हम जो हमारे देश में समाज जो है सुचारू रूप से नहीं चलेगा, विकसित नहीं होगा, जब तक आप हर एक पहलू को नहीं समझिएगा, हमारा देश कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। सबसे पहला पॉइंट हमारे समक्ष जो आता है वो है पोषण सत्र। देखिए, पोषण सत्र के सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पोषण सत्र होता क्या है और पोषण सत्र के बारे में आप क्या जान सकते हो। कहते हैं किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति का जो पोषक तत्व के संग्रहण एवं उपयोग के प्रभाव से होती है उसे पोषण सत्र कहा जाता है। देखिए, किसी व्यक्ति की जो स्वास्थ्य की स्थिति जो पोषक तत्व से जो मिलता है, जो व्यक्ति अगर स्वस्थ रहना चाहता है और जिस चीज़ से उसको स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं मिलती है, उसी को भी पोषक सत्र कहलाता है। जैसे आपने देखा भी होगा, इसको ट्रॉपिकल लेवल के नाम से भी जाना जाता है कि देखिए, जैसे कोई जीव जंतु है दूसरे जीव जंतु को खाता है तो उसे क्या मिलता है, उसको पोषण मिलता है। और यही पोषण सत्र जो है डिफरेंट कैटेगरी में चलता रहता है। तो ये पोषण सत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी मान्य भी होता है, जिसको हमें जानना चाहिए। कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य व अच्छे शरीर के लिए हमें पौष्टिक आहार आवश्यक होती है। जब हमारी शरीर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त मात्रा में पोषण तत्व ग्रहण करता है, तब हम अच्छे पोषण की अवस्था में होते हैं। हमारा पोषण सत्र सामान्य रहता है। आपने देखा होगा, अगर सुचारू रूप से समय के रिगार्डिंग आप अगर भोजन करते हो, ग्रहण करते हो, तो आपके लिए जो है शरीर में कोई तरह की बीमारी या कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। इवन आपने देख लिया होगा, कभी आप भूखे रह जाओ एक दिन के लिए, आप अपने आप को काफ़ी वीक महसूस करोगे, ठीक है, अगले दिन बेशक ही खाना खाओगे, लेकिन फिर भी जो है उसका इफेक्ट आपके बॉडी में बना रहेगा। तो इसका कारण यही बनता है कि हमारे शरीर में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन की आवश्यकता होती है तो उनके सत्र को समझना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। यद्यपि जब पोषक तत्व हमारे भोजन में उपयुक्त मात्रा में नहीं होते हैं या सुचारू रूप से शरीर द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, तो हमारे शरीर में एक प्रकार का असंतुलित पैदा हो जाती है। यदि वह बहुत समय तक चलता रहे तो अत्यंत गंभीर समस्याएं भी बन सकती है, ताकि घातक भी सिद्ध हो सकती है। कहते हैं कई बार तो लोग भूखमरी के शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन इस सब के बाद तो सबसे पहली बात तो यही आता है कि सामान्य पोषण सत्र होती क्या है। देखिए, जो सामान्य पोषण सत्र होती है ये दो टाइप्स बनाती है, संतुलित आहार ग्रहण करना और पोषक तत्व का सामान्य उपयोग। एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही होती है कि संतुलित आहार आपको मिले। देखिए, संतुलित आहार जब होती है तो उसमें आपके कैसे कैसे पोषक तत्व मिले हैं, ये भी एक बात इंपॉर्टेंट रखती है। कभी कभी ये होता है कि व्यक्ति जो होता है कभी तली हुई चीज़ों पर बहुत काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं, और कुछ व्यक्ति जो होते हैं फलों पर ही इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इसमें जो होता है बैलेंस नहीं बन पाता है, और हमारे शरीर के जो बैलेंस चाहिए वो शायद बैलेंस इससे प्राप्त नहीं होती है, और हम जो है कई रोगों के शिकार हो जाते हैं, और अच्छा खासा जो है हॉस्पिटलों में पैसा दान करके आ जाते हैं।
कहते हैं यदि एक या एक से अधिक पोषक तत्व की अत्यधिक या एकदम कम मात्रा ली जाए या शरीर द्वारा उचित उपयोग न किया जाए तो वह शरीर में असंतुलित की स्थिति होती है। यह स्थिति कुपोषण कहलाती है। अगर मान लिया कि आपके शरीर में जो है भोजन उचित मात्रा में आपको प्राप्त नहीं हुआ तो वो कुपोषण कहलाती है। आपने इसका एग्जाम्पल देखा भी होगा, अगर किसी बच्चों को अगर सही तरह से पोषण नहीं मिलती है तो वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, यानी कुपोषण का शिकार हो जाता है और उसका पेट निकल जाता है बाहर और बॉडी जो होती है हड्डियाँ बिल्कुल ही पतली सी हो जाती है। तो ये आम बात होती है। कुपोषण आखिर होती क्या, देखिए असंतुलित आहार ग्रहण करना, यानी खाने का जो है सही शेड्यूल न होना और पोषक तत्व के उचित उपयोग न होना। कहते हैं ना, एक ही तरह के भोजन ग्रहण बार बार करने से शायद आपको पोषण तत्व सही न मिले और आप कुपोषण के शिकार हो जाओ। तो ये चीज़ें बहुत ही मायने रखता है आपके बच्चे के लिए। आपके छोटे छोटे बच्चे जो घर में खेलते हैं, भाई बहन जो भी हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है कि उनको हर तरह के भोजन उनको दिया जाए जिससे उनके पोषण तत्व में कमी ना हो और वो जो है कुपोषण का शिकार न हो पाए। कहते हैं तो कुपोषण दो प्रकार के होते हैं। यदि एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो ये स्थिति न्यून पोषण कहलाती है। देखिए, एक या एक से अधिक तत्व की कमी हो जाता है तो इसको न्यून पोषण कहलाता है। यद्यपि जब पोषक तत्व की अधिकता हो जाए तो उसे अति पोषण कहलाती है, यानी हद से अधिक अगर आपके शरीर में पोषण तत्व की कमी पड़ जाए तो इसे अति पोषण कहलाता है। या दो से अधिक पोषण की कमी पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून पोषण। तो ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अब देखिए, इसको हम एक जो है वृक्ष ग्राफ में भी देखने की कोशिश करते हैं। इसमें कुपोषण बताया गया है और न्यून पोषण और अति पोषण। जैसे यहाँ पर दो बच्चों को जो भी एग्जाम्पल बना के दिखाया गया है। अब इन दोनों बच्चों को स्थिति को देख के आप समझ सकते हो कि हालात कैसी रही होगी। एक बच्चे जो है काफ़ी जो है न्यून पोषण का शिकार है तो एक जो है अति पोषण का। ये इस बच्चे ने क्या किया, अधिक से अधिक पोषण ग्रहण किया है इसलिए हट्टा कट्टा दिख रहा है आपको, और दूसरे जो है न्यून पोषण की कमी की वजह से इसकी ये हालत है। तो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो होती है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है। इस प्रकार जो है कुपोषण दो प्रकार के होते हैं, न्यून पोषण एवं अति पोषण। आपने ऐसे लोगों को अवश्य देखा होगा जो अपने शरीर की आवश्यकता से अधिक ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। परिणाम स्वरूप वो मोटे हो जाते हैं तथा अत्यधिक वजन वाले हो जाते हैं, जैसे कि चित्र में मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको दिखाया है। यह अधिक पोषण का परिणाम होता है। यह मोटापा की स्थिति में घातक है क्योंकि इससे गंभीर रोग भी हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश में न्यून पोषण की स्थिति अधिक पाई जाती है, बल्कि कुपोषण न्यून पोषण के प्रभाववाची है। आप कह सकते हो कि जो अधिक पोषण का जो सवाल यहाँ पर उठता है वो शायद कम ही लोगों में पाया जाता है, लेकिन जो कहते हैं अति पोषण, जो न्यून पोषण के शिकार हमारे देश में हर जगह आपको मिल जाएगा। तो इसमें दो बातें नहीं है, ना दो राय है। आप समझ सकते हो कि न्यून पोषण और अति पोषण में क्या डिफरेंस है। कहते हैं अति पोषण लेने से जो है बच्चों में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है आगे चल के। उसके पश्चात है कुपोषण के कारण। देखिए, क्या आपको पता है कुपोषण क्या है? आइए कुपोषण के बारे में हम जानने की कोशिश करें। कारण क्या है? देखिए, भोजन की उपलब्धता में कमी होने के कारण जनसंख्या में सबसे बड़ा तो वृद्धि है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, अल्प आहार ग्रहण करना। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे जो है भोजन की मात्रा बहुत ही कम उपलब्ध हो पाएगा। इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि मान लीजिए किसी घर में 2 बच्चे हैं और किसी घर में 5 बच्चे हैं। अब माता भोजन बनाती है तो आपको पता है कोई चीज़ खरीद के भी लाती है, तो जहाँ पर वो 2 बच्चों को दे सकती है वहाँ पर उसको 5 बच्चों को देना बहुत ही कठिन हो जाता है और वो बच्चों को जो है पूरी तरह से पोषण प्राप्त करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। तो ये तो आप खुद ही समझदार हो, इसमें मैं समझाने की इतना आवश्यकता भी नहीं है। उसके बाद जो सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने देखा है कि बच्चे बड़े बड़े क्लास में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर भी ले लेते हैं, लेकिन उनके पास समझ ही नहीं है, अज्ञानता है। ठीक है, अज्ञानता का सबसे बड़ा यहाँ पर लक्षण दिखता है। आज जो है सरकार की नीति कहो चाहे सरकार की महानता कहो या जो पास करने की जो इन्होंने नीति अपना लिया है ना, इससे बच्चे समझदार नहीं बन रहे हैं, वो सिर्फ जो है अज्ञानता के शिकार होते जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि हमारे देश में अभी शिक्षा का लेवल जो है उच्च हो गया है।
कहते हैं सबसे अधिक डिग्री जो होता है भारत में बांटी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा आखिर क्या है जो अज्ञानता का शिकार लोग हो रहे हैं? क्या अंधविश्वास इनको मार रहा है? तो ये बात बहुत सोचने वाली बात है और गंभीरता से जानने की बात है। सरकार सिर्फ सोचती नहीं है, सिर्फ करने के लिए हमेशा तरपते रहती है। कहते हैं अज्ञानता आज हमारे देश में व्याप्त हो चुका है। कहते हैं बेशक शिक्षा के दर जो है बढ़ी है, लेकिन शिक्षा के दर बढ़ा लेने से शिक्षित व्यक्ति नहीं हो जाता है। जब तक उनको सही मात्रा में एग्ज़ाम, सही मात्रा में सब कुछ न हो, जब तक उनको सही चीज़ें न प्रोवाइड किया जाए। कहते हैं बच्चे 10वीं क्लास में हो जाते हैं, लेकिन उनको एक लेटर तक भी लिखने ढंग से नहीं आता है। तो आप समझ सकते हो कि हमारा शिक्षा का स्तर जो है कितनी घटिया कंडीशन का है। सभी सरकार जो है अपने आप को पीठ थपथपाती है कि हमने शिक्षा के स्तर पे बहुत उच्च प्रगति किया है। हमारे दूसरे देश से आके लोग जो है इनके शिक्षा का स्तर देखते हैं कि कितना महान है। अरे भाइयों, ऐसा होने से कुछ नहीं होता है। आप स्कूल को अच्छे से सुंदर बना दो, लेकिन वहाँ के एजुकेशन अगर अच्छा नहीं ढंग का होगा तो ऐसा कैसे होगा? आपने देखा होगा बड़े से बड़े स्कूल होते हैं, वहाँ पर भी बच्चे जो होते हैं अनपढ़ जैसे ही बिहेव करते हैं, अनपढ़ जैसे ही अपने को दिखाते हैं, उनको कुछ तक भी नहीं आता है। क्योंकि मैं जानता हूँ और ये मैं समझता भी हूँ। तो किस बात का आपका जो शिक्षा स्तर है वो उच्च है? आजकल तो सब कुछ आपने ऑनलाइन कर रखा है। बच्चे मोबाइल लेके जाते हैं, कॉलेज में बैठने चले जाते हैं, टीचर मोबाइल में लगे रहते हैं। जब पेपर एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं, नकल कर रहे हैं और एग्जामिनर जो है आराम से बैठ के अपना मोबाइल में लगे हुए हैं। तो शिक्षा स्तर कहाँ इंपॉर्टेंट है? अगर मेरा विश्वास अगर गलत है तो आप कोई भी बच्चे हो, कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी मैन्युफैक्चर किया हो, किसी से भी कुछ भी सवाल आप कर लीजिए, देखिए उनका स्तर कितना गिरा हुआ है। तो कह सकते हैं कि हमारे देश में अज्ञानता जो है सबसे बड़ी दुखदायक घटना है। कहते हैं छोटे बच्चों को दोषपूर्ण पोषण होती है, इससे उचित भोजन के चुनाव का अभाव, जिसके परिणाम स्वरूप अति न्यून पोषण हो सकती है। उसके पश्चात है आर्थिक स्थिति। कहते क्रम क्षमता कम होने से न्यून पोषण तथा बढ़ने में अति पोषण अधिक हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो आर्थिक स्थिति है। देखिए दोस्तों, आज कमाने वाले 1 होते हैं, खाने वाले 5, तो हो गया ना आर्थिक स्थिति मंदा। उसके बाद है तनाव की स्थिति। देखिए उसके पश्चात जो होता है तनाव की स्थिति भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कहते हैं तेजी से होने वाले शारीरिक विकास के दौरान पोषक तत्व की बढ़ती जरूरतों को पूरा न करवाया, जैसे युवा बच्चों में, किशोर अवस्था में, गर्भवती एवं धूम्रपान करने वाले महिला। कहते हैं बीमारी जो अत्यधिक घातक होती है, इसमें पोषक तत्व की जो है आवश्यकता है बढ़ जाती है, क्योंकि बीमारी लोगों के जो है उनके पोषण का ख्याल रखना भी एक बहुत बड़ी समस्या और तनाव आ जाती है, क्योंकि आम गरीब लोगों के पास इतने मात्रा में पर्याप्त पैसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी कोई बीमार पड़ जाता है, उसके लिए अलग टाइप के भोजन ही देने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, फिर आप बहुत ही बुरे अवस्था में चले जाओगे। कारण क्या होता है कि उनके खाना बदलना पड़ जाता है, हर चीज़ अलग डिफरेंस देना पड़ता है। और इवन कि आप किसी मार्केट में चले जाओ तो वहाँ पर कीमतें जो होती है सर पे आसमान पे तांडव कर रही होती हैं। तो हो गया ना, बीमारी में भी आपका बट्टा ढाड़ हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ खरीदने जाओ आपको जो है पैसे अच्छे खासे लग जाते हैं। तो ये सब क्या होता है? सब तनाव की स्थिति पैदा करता है। आपके जेब में पैसे नहीं होते तो आप तनावपूर्ण हो जाते हो और आप बहुत जो है जो व्यवस्था करना चाहते हो वो शायद करने में सक्षम नहीं हो पाते हो। उसके पश्चात है अपर्याप्त व्यक्तिगत सफाई व पर्यावरणीय स्वच्छता, संक्रमण की संभावना का बढ़ जाना तथा उनसे उत्पन्न बीमारियां। देखिए दोस्तों, पर्याप्त व्यक्तिगत सफाई, कहते हैं हमारे देश में जो है स्वच्छता अभियान चलाई गई, हर तरह का अभियान चलाया गया, लेकिन ये अभियान सिर्फ किताबों में लिखी रह गई। सिर्फ 1-2 दिन जो है मंत्री लोग या लोगों ने सपोर्ट किया, रोडों पे जाके झाड़ू लेके मारा और फोटो खिंचवाया, लेकिन ये सच्चाई में कहीं देखने को नहीं मिलता है। आप आसपास अपने क्षेत्रों में भी देख लीजिएगा, कूड़े का ढेर आए दिन कहीं ना कहीं लोग जो है इकट्ठा करते रहते हैं। बेशक जो है सरकार ने हर तरह की सुविधाएं दी हो, लेकिन लोग कहते हैं ना, अपनी आदत से बाज कभी नहीं आ सकते। लेते हैं कूड़ा रखते हैं और जाते जाते कहीं नदी हो कहीं हो फेंक देते हैं उठा के। अरे भाई, वो जो आप फेंक रहे हो वो घूम फिरा के आपके पास आएगा। इवन आपके पानी के थ्रू आ सकता है, हवा के थ्रू आ सकता है, सब आपके घरों में ही जाएगा। इसलिए कूड़े का जो है निपटारण बहुत होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि आप सोचते हो कि व्यक्तिगत जो है आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रखे हो, लेकिन अपने वातावरण को अगर सुंदर नहीं बनाओगे तो आपके सुंदर कपड़ा पहनने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। मान लीजिए आप बहुत सुंदर सज धज के चले गए हो,
लेकिन जहाँ पर कूड़े के ढेर लगा रखे हो वहाँ पर आप गलती से गिर जाते हो, फिर तो आपकी सुंदरता भी खराब हो गई ना, क्योंकि आपने ही कूड़ा का ढेर वहाँ पर लगाया है। तो इस बात को समझिए और जानने की कोशिश कीजिए कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, आपको किस चीज़ की आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सरकार जो है आए दिन अपने रूल रेगुलेशन बनाती रहती है, लेकिन सरकार उस पर नहीं चल सकती है, क्योंकि सरकार तो सरकार है। हम आपको पता है कि हम लोग जितने भी जनसंख्या हमारे देश का है, हर एक व्यक्ति को इस बात को समझना पड़ेगा। सरकार क्या होती है? सरकार तो आती और जाती रहती है। अगर ये काम नहीं हुआ तो उस मंत्री पे वो थोपेंगे, वो मंत्री उस अधिकारी को थोपेगा, वो अधिकारी उस मजदूर को थोपेगा। एक बंदा को किसी को डिसमिस कर देगा, उनका पत्ता जो होता है साफ हो जाता है और वो जो है फिर से वैसे की वैसे रह जाते हैं। आपने देखा ही होगा कितने केस आए, कितने केस गए, किसी को कुछ बिगड़ता है, होता है, चले जाते हैं। तो इसलिए आपको स्वयं ही पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने की ज़रूरत है। आप मंत्री और संतरी के पीछे न भागिए कि सरकार ये करेगा, करना हमें मिलके है, आपको करना है, मुझे करना है, हमारे समाज को करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहती है। कहते हैं कि कुपोषण वास्तव में अत्यंत बुरा प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, कुपोषण से प्रभावित व्यक्ति विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से प्रभावित हो जाता है एवं उसमें संक्रमण हो जाता है और उससे शारीरिक और मानसिक विकलांगता पैदा हो जाती है तथा मृत्यु तक हो जा सकती है। कुपोषण से प्रभावित व्यक्तियों को कार्य करने की क्षमता भी कम होती है। तो इसमें दो बात तो है ही नहीं, अगर आप बीमार पड़ोगे तो काम करने के सक्षम कहाँ रहोगे। कोई विद्यार्थी भी अगर बीमार पड़ता है तो उसका लिखने का भी जो है मन नहीं करता, पढ़ने का तो हो ही नहीं सकता। तो वही बात है, कुपोषण जो है हमारे लिए एक अभिश्राप है और अभिश्राप तब बनती है जब हम अनपढ़ता वाला कार्य करते हैं। ठीक है, जनसंख्या बढ़ती रहती है, ठीक है, हम अज्ञानता के सीढ़ी चढ़ते रहते हैं, अनपढ़ता बढ़ती रहती है, हम कहलाते हैं अपने आप को शिक्षक, साक्षर कहलाते हैं, बट साक्षर होते नहीं, हम अनपढ़ ही जैसा ही बिहेव करते हैं। ठीक है, पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो होती है हमारे कुपोषण के शिकार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। कैसे भी कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है। अब सोचिएगा कुपोषण का इसमें क्या लेना देना है। अगर मान लीजिए आप कूड़ा करकट ना किसी खेतों में बह जाता है तो उस क्षेत्र का खेत जो होगा दूषित हो जाता है और उससे क्या होता है, इवन की जो ज़मीन होती है ख़राब हो जाता है, क्योंकि कई प्रकार के जो होते हैं उसमें लिफाफे होते हैं, पॉलीथीन होते हैं जो कि गलते सड़ते भी नहीं हैं। तो वो हो जाता है ना, फिर आप लोगों के लिए कुपोषण का शिकार, अच्छा उपज नहीं होगा तो किसान आप तक जो है भोजन पहुंचाएगा नहीं और आप कुपोषण के शिकार हो जाओगे। तो कहते हैं दोस्तों हर एक कड़ी जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। चाहे आप एक बात गंभीरता से बात सोच के देखना कि हर एक कड़ी जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। उसके पश्चात जो है पोषण स्तर का निर्धारण। देखिए आप सोच रहे होंगे कि आप अपना या अपने दोस्तों का पोषण स्तर कैसे जानेंगे। किसी व्यक्ति के समूह के पोषण स्तर को निरूपित करने की प्रक्रिया को पोषण स्तर निर्धारण माना जाता है। आप कुछ सामान्य तरीके से अपना एवं दूसरे के पोषण स्तर को जान सकते हैं। जैसे पहला यही आता है बात शारीरिक माप द्वारा, दूसरा है भोज्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण के निर्धारण द्वारा, तीसरा है पोषण तत्व की कमी से होने वाली बीमारियों को पहचान द्वारा। देखिए सबसे पहले तो यही आता है शारीरिक विकास। कहते हैं आप जानते हैं कि शिशुअवस्था से प्रारंभिक काल में शरीर की वृद्धि तेजी से होती है। अंत 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। वृद्धि को शारीरिक भार या लंबाई को माप कर निर्धारित किया जा सकता है। एक बच्चे का एक निश्चित उम्र में एक निश्चित शारीरिक लंबाई एवं भार होती है। दूसरे शब्दों में बच्चों में जो है शारीरिक लंबाई व भार पोषण स्तर को दर्शाने वाले संकेत भी हो सकते हैं। तो इस संकेत से ही हम उसके को पोषण स्तर को निर्धारित करते हैं। आप कैसे जानेंगे बच्चे की सामान्य लंबाई व भार क्या है? यह मानक भार व लंबाई दी गई है जिसकी एक निश्चित उम्र में प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। ये संकेत कहलाते हैं। अंतर दर्शाए गए हैं बच्चों की लंबाई एवं भार। संकेत लंबाई भार से कम होने की स्थिति में वृद्धि को मद माना जाता है तथा हम कह सकते हैं कि बालक कुपोषण से ग्रस्त है। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें एक आयु अगर 1 रहेगा तो इसकी जो ऊंचाई होगी 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और भार जो होगा 10 किलो होगा।
ठीक है, लड़कियों में थोड़ा सा इसका डिफरेंट रहता है, कम ही रहता है, जो आप सिंपल सा देख सकती हो। और मान लो कोई 3 साल का अगर बच्चा है तो उसको 90 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और कम से कम 15 किलो वजन होना चाहिए। लड़कियों में थोड़ा कम पाया जाता है, ठीक है, लड़कों के रिगार्डिंग। तो इसी तरह से जो दर्शाया गया, आप ऐसे पता लगा सकते हो कि बच्चा जो है कुपोषण का शिकार है या नहीं है। ये साफ शब्दों में आपको समझा देगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा उनकी लंबाई भी बढ़ता जाएगा और समय के साथ बदलता जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। जब बच्चा 18 साल का होगा तो उसका कम से कम लंबाई जो होना चाहिए 176 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, और इसका भार जो होना चाहिए 68 किलो होना चाहिए, जो कि सामान्य रहता है। लड़कियों में इससे कम ही अपेक्षा की जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, जो आपको समझना चाहिए। इसे आप समझ भी सकते हो। उसके पश्चात है सीता 4 साल की है, उसका भार 12 किलोग्राम एवं लंबाई 99 सेंटीमीटर है। देखिए कि उसका पोषण स्तर के विषय में बताइए, उसके भार व लंबाई की 4 साल की लड़की से तुलना कीजिए। आदर्श के रूप में उसका भार 16 किलो एवं लंबाई 101 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका अर्थ है उसका पोषण स्तर कम है एवं उसे कुपोषित मानना चाहिए। दूसरी तरफ यदि यह विशेष रूप से भार लंबाई निर्धारित संकेत से अधिक है तो वो अतिपोषण या भार भी शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। आगे आहारीय अंतर्ग्रहण, ये हम पार्ट बी में करेंगे, तो आप त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए, ठीक है। इसका बी पार्ट आप जरूर देखिए, उसमें हम जो है आगे जो है काफ़ी टॉपिक हम देखेंगे। तो आप लोग दोस्तों मिस मत करना, जो आगे का टॉपिक जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।